कल हम लोग ने स्टार्ट किए थे चैप्टर कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग ने केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़े थे, बहुत सारा इंट्रोडक्शन पढ़े थे केमिकल काइनेटिक्स का। स्टार्टेड विद केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन और स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन और वो सारे फैक्टर्स जो वो स्पीड को अफेक्ट करते हैं, दैट कम्स अंडर केमिकल काइनेटिक्स। फिर हम लोग ने स्टार्ट किए थे कि रेट किसको बोलते हैं, हम लोग ने बहुत सारी क्या बोलेंगे डेफिनेशंस पढ़े थे रेट की, ठीक है। और हमको क्या मिला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट्स, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। और एट द एंड हम लोग ने एंड किए थे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और आरडीएस, ठीक है। स्टार्टेड विद कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होगा, उसका क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम लोग ने पढ़े थे कि वो सारे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसमें जितने स्टेप्स होते हैं, जब लोग उसके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे तो उसमें जितने स्टेप्स रहेंगे वो स्टेप्स, हर एक स्टेप को आप क्या बोलते हो, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, ओके। और हम लोग ने वो एलिमेंट्री रिएक्शन की ऑर्डर पढ़े थे, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़े थे, ठीक है। और उसमें कुछ एक टर्म पढ़े थे कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, those species that form in one step and consume in another step and does not appear in overall equation, या reaction equation, उसको आप क्या बोलते हो, reaction intermediate। एक एग्जांपल हम लोग के पास है, ये आपकी फाइनल या एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ठीक है। क्या यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है NO2Cl का इन NO2 और Cl, ठीक है। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ NO2Cl ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम लोग को कैसे पता चला है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जब हम लोग ने ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी किया तो मैकेनिज्म में हम लोग को पता चला कि ये रिएक्शन एक्चुअल में दो स्टेप में कंप्लीट होगा, ठीक है। स्टेप 1 में 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2Cl डिसोसिएट हो रहा है NO2 plus Cl, ठीक है। Another step 2, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ NO2Cl को अटैक कौन कर रहा है, ये वाला Cl, और आपको क्या मिल रहा है NO2 और Cl, ये हो गया आपके स्टेप, ठीक है। जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये दोनों जो स्टेप्स है, ये दोनों स्टेप के रेट को स्टडी किया, ठीक है। तो ये क्या मिला, ये वाला आपका स्लो स्टेप है and this one is fast, ठीक है। अगर मैं इसको ओवरऑल करूं तो यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेप में एक Cl फॉर्म हो रहा है, ये Cl क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो जा रहा है। तो मालूम है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन इज NO2Cl NO2Cl मींस 2 NO2Cl, यहाँ पे आपके पास क्या है 2 NO2 plus Cl। ये इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच करेंगे तो क्या मिला, यहाँ पे ये जो Cl है, ठीक है, ये Cl को आप क्या बोलोगे, ये एक स्टेप में कंज्यूम हो रहा है स्टेप 1 में, और सॉरी स्टेप 1 में प्रोड्यूस हो रहा है, स्टेप 2 में कंज्यूम हो रहा है, इसलिए ये Cl को आप क्या बोलने वाले हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। हम लोग ने पढ़े थे अबाउट RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कंप्लीट होगा, फ्रॉम दोज एलिमेंट्री रिएक्शन वो स्टेप जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप रहेगा उसको आप बोलोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे दो ही स्टेप्स है, ठीक है। और आउट ऑफ दीज टू जो स्टेप 1 है वो स्लो है और स्टेप 2 फास्ट है, तो हम लोग को सिर्फ कौन सा वाला चाहिए, स्लो वाला चाहिए। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो स्टेप 1 है वो क्या है आपका RDS है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों है, क्योंकि क्या है स्लो स्टेप, ओके। तो ये एक एग्जांपल है इसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। हम लोग एक और टर्म पढ़े थे कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शंस की आप मॉलिक्यूलैरिटी देखोगे तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी इज व्हाट, लोग पढ़े थे the number of reactant molecule taking part in a reaction is called molecularity, ठीक है। तो number of reactant molecule, molecularity आप इसको बोलोगे
number of reactant molecules. Taking part in a reaction, उसको आप बोल रहे हो मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, अब आपके पास क्या है, दो स्टेप है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं उसके लिए फाइंड करते हैं, मतलब जो एक सिंगल स्टेप में खत्म हो जाने चाहिए, सिर्फ वही वाले रिएक्शंस की हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड करेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, आपको सारी स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी आइडेंटिफाई करनी। ओके, तो स्टेप 1 के लिए अपने पास क्या है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2Cl, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर। ये और सेकेंड स्टेप में क्या है आपके पास, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2Cl प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब स्टेप 2 इज बाइमॉलिक्यूलर। तो इसे हम लोग ने पढ़े थे कि हर एलिमेंट्री रिएक्शन के क्या हो सकते हैं, अलग अलग रेट हो सकता है, ऑर्डर हो सकती है, मॉलिक्यूलैरिटी हो सकती है। ओके, यहाँ पे हम लोग को समझ में भी आ रहा है कि उसका रेट अलग है, स्टेप 1 स्लो है, स्टेप 2 फास्ट है, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी अलग है, स्टेप 1 यूनिमॉलिक्यूलर है, स्टेप 2 कैसा है, बाइमॉलिक्यूलर। ओके, ठीक, तो ये हो गया इसके लिए अब RDS और मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने पढ़े थे एक टॉपिक कॉल्ड रेट लॉ। ठीक है, अभी वो रेट लॉ में हम लोग ने क्या पढ़े थे, उसका स्टेटमेंट कैसा था, इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, रेज़ टू 58 पावर, वो सिर्फ रेट लॉ था। हम लोग ने स्टार्टिंग में जो रेट की इक्वेशन पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, क्या था, dC/dt, where C is concentration। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, क्या है उसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये क्या है, एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपको फिर से क्या बता रही है, फैक्टर्स बता रही है जो आपके रेट की इक्वेशन को अफेक्ट करेंगे, लेकिन वो फैक्टर्स जो आप बता रहे हो किसके फॉर्म में रहेगा, उसके डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ या जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये एक्चुअली में क्या है, एक इक्वेशन है जो आपको बता रही है कि हाउ द concentration of the reactant affect the rate of the reaction। ठीक है, in terms of derivative equation आपको वही इक्वेशन मिलेगी, बार बार आपको वही सारा बताना है कि कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में कौन सा वाला पैटर्न है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप टर्म कौन सा ले रहे हो, ये आपके डेरिवेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हम लोग ने पढ़े थे ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज आपके जो रेट इक्वेशन रहेगी, वो रेट इक्वेशन में आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो भी कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, या जो भी
पावर होगा वो पावर के सम को आप बोलते हो ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो रेट इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये आपको सारे ऑर्डर के लिए स्टडी करनी है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो कंसीडर द रेट इक्वेशन। आपका A आपको A प्रोडक्ट, ठीक है। A इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट B है C है, डजंट मैटर। क्यों नहीं मैटर कर रहा है? क्योंकि जब हम लोग रेट लॉ पढ़ते हैं तो उसमें जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ किसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं हम लोग? रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, डजंट मैटर। हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए? रिएक्टेंट चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोडक्ट आप B लिखो, C लिखो या सिर्फ डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखो, डजंट अफेक्ट द रिएक्शन। तो A क्या है? यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। हम लोग ने पढ़े थे कि रेट को आप क्या कर सकते हो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फॉर्म में, ये दोनों के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट यूज कर रही हूँ, हम लोग ने पढ़े थे कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाय द टाइम क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन कैसे फाइंड करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज, हम लोग स्मॉल चेंज ले रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। हम लोग ने पढ़े थे एवरेज रेट के लिए आपको डेल वाली साइन लगानी है और इंस्टेंटेनियस के लिए डी, where d इज स्मॉल चेंज, ठीक है। d कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसलिए आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन 1। और अगर मैं ये वाली रिएक्शन पे अपना रेट लॉ अप्लाई करूं, तो व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ क्या बोल रहा था? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑब्वियसली x विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि क्या है x, ठीक है। और कोई रिएक्टेंट नहीं है, अगर और कोई रिएक्टेंट होता तो उसका भी प्रोडक्ट आपको लिखना पड़ता, तो यहाँ पे और कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, तो a रेज़ टू x। सिंस ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो x विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक कांस्टेंट, लेट दैट कांस्टेंट बी k। तो इक्वेशन विल बी रेट इज इक्वल्स टू k concentration of A, clear? Let this be equation 2. अब ये इक्वेशन में भी आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? रेट कैलकुलेट कर रहे हो, ये इक्वेशन में भी आप रेट कैलकुलेट कर रहे हो। ऑब्वियसली these two will be also equal, ठीक है। तो इसको कैसे यहाँ करें? एक साथ तो 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा? माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। ये आपका क्या बोलेंगे? ये आपकी इक्वेशन आ रही है। अब इसको क्या करना है? थोड़ा सा क्या बोलेंगे आप? रीअरेंज करोगे, ठीक है। ये A वाले टर्म्स को एक साइड पे ले लेते हैं, so this will like is equals to k t, क्लियर। अब आपको क्या करना है? ये देखो ये डेरिवेटिव के फॉर्म में आ गया है, लेकिन जो क्या बोले हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो इक्वेशन है इसको आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। अब अगर आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या लगती है? कुछ लिमिट्स लगती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। फ्रॉम
AT and 0 to T, ठीक है। आपको लिमिट अप्लाई करनी है। देखो आपके पास क्या है, दो टर्म्स है, ठीक है। A वाला एक टर्म है और एक T वाला टर्म है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना नहीं है आपको। तो क्या करोगे आप, A नॉट से AT फ्रॉम 0 टू T। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 टाइम है तो टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा, A0, ठीक है। और इन टाइम T जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो कितना आएगा, AT, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स पे जो लिमिट लगानी है वो A नॉट टू AT, ठीक है, इन टाइम 0 टू T, ओके। तो लिमिट अप्लाई कर लेते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस dA अपॉन A, ठीक है। लिमिट अप्लाई करते हैं। लोअर लिमिट इज A नॉट, अपर लिमिट इज AT, ठीक है, इज इक्वल्स टू KT फ्रॉम 0 टू T, बराबर है। अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर आपको पता होगा ये क्या है, 1/x dx, ठीक है। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अप्लाई करते हैं, माइनस log x, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट है आपकी a नॉट से AT इज इक्वल्स टू k t का करोगे तो सर यहाँ t नहीं है, यहाँ d लिखा है। ये क्या मिलेगा आपको, t फ्रॉम 0 टू t। अब मैं इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन आपके पास क्या है, यहाँ पे लिमिट है, तो अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट आप कैसे अप्लाई करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये माइनस की साइन जैसी है, इसको ऐसे बाहर रखते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू k t माइनस 0, अपर माइनस लोअर, ठीक है। अब ये कैसा है, log a माइनस log b। हम लोग को पता है log a माइनस log b क्या होगा, log a by b। इसको कर लेते हैं log a by b, माइनस की साइन जैसे log a by b इज इक्वल टू k t। अगर आप इसको, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव लॉग है, तो ऑब्वियसली आपकी जो इक्वेशन है या वो जो रेशियो है, रेशियो क्या होने वाला है, इनवर्स होने वाला है। तो अगर मैं ये माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करूँ इसको, तो ये कैसा हो जाएगा, a नॉट अपॉन AT इज इक्वल्स टू KT। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, अगर k के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो k को एक साइड पर रखते हैं। इक्वेशन विल बी लाइक k इज इक्वल्स टू 1/p ln a नॉट अपॉन AT, लेकिन ये जो ln है या जो लॉग है, ये कौन सा लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, लॉग टू द बेस e, जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, लॉग टू द बेस 10। तो अगर आपको log to the base e को कन्वर्ट करना है log to the base 10 में, तो हम लोग क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। log to the base e या जो ln है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, log to the base 10, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई 2.303 से। The equation will be like 2.303 divided by t. Now it is log to the base 10 a naught on 8. ये है आपकी फाइनल इंटीग्रेटेड वेव लॉ, ठीक है। दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड वेव, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एकदम सिंपल सी इक्वेशन थी, एक बार और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या बताता है, that how the concentration of the reactant affects the rate of the reaction, ठीक है, और in terms of derivative।
तो हम लोग ने स्टार्ट किए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग ने स्टार्ट किए थे कि आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, सिर्फ ए से आपका कन्वर्ट हो रहा है वो प्रोडक्ट में, तो ए इनटू प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग ने इंस्टेंटेनियस रेट निकाले उसका, और उसके बाद रेट लॉ अप्लाई किए। वो दोनों जो रेट की इक्वेशन थी उसको मर्ज करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिली, दैट माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट किए, के वाले टर्म को, सॉरी कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड पे और कंसंट्रेशन वाले टर्म्स को एक साइड पे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट जो है इसलिए क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए हम लोग ने क्या लगाया, लिमिट्स फ्रॉम a 0 टू a t इन टाइम 0 टू t। ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग ने अप्लाई किए, तो ये कैसा है 1/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिला, log x। ठीक है, और जो लिमिट्स थी वो वैसी, और dt का इंटीग्रेशन किए तो आपको सिर्फ क्या मिला t। ठीक है, लिमिट अप्लाई किए। लिमिट आप कैसे अप्लाई करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार आपको एक ही जगह पे टी रखना है या अपर लिमिट रखनी है, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, लाइकवाइज अपर माइनस लोअर। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया, log a माइनस log b। log a माइनस log b विल बी इक्वल टू log a बाय b। हम लोग इसको बैठिए log a बाय b, at अपॉन a। ठीक है, और यहाँ पे kt, ये नेगेटिव साइन है, हम लोग को मालूम है कि नेगेटिव log क्या हो जाएगा, अगर वो log a बाय b है माइनस में, तो वो क्या हो जाएगा b बाय a। तो यहाँ पे भी वही हुआ, आपकी वो जो रेशियो था वो रेशियो क्या हो गया, इनवर्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू kt। इफ मुझे क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है, और k इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 1/t इनटू log a नॉट अपॉन at। लेकिन हम लोग को मालूम है कि ये ln, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग, लॉग टू द बेस e है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग टू द बेस 10 फॉर कैलकुलेशंस। और लॉग टू द बेस 10 में कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई। हम लोग ने भी यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई किया इसको। अब ये आपका जो नेचुरल लॉग है वो कन्वर्ट हो गया है लॉग टू द बेस 10। ठीक है, दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड रेट। ओके, अब ये वाली इक्वेशन को बहुत सारे फॉर्म्स में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कैसे कैसे लिख सकते हो, ये वाली इक्वेशन से स्टार्ट करें। ठीक है, ये इक्वेशन को आप और कैसे लिख सकते हो, दिस इक्वेशन b कैन बी रिटन एज ln at अपॉन a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस k। ठीक है, ये नेगेटिव साइन को वो साइड पे ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, log at अपॉन a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस k। अब यहाँ पे log है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे आप अगर एंटी लॉग लोगे तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ at अपॉन a नॉट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लॉग नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, e या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा, e रेज़ टू माइनस kt। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन को और ऐसे लिख सकते हैं, at इज इक्वल्स टू a नॉट इनटू e रेज़ टू माइनस kt। ये भी आप बोल सकते हो कि ये भी क्या है, आपका एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और अगर आपको और चाहिए ये वाली इक्वेशन देखो। ठीक है, तो इक्वेशन को आप और कैसे लिख सकते हो, कंसीडर कि आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो a नॉट है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आप कैसे लिखते हो, a लिखते हो। ठीक है, आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज a ऑब्वियसली अगर वो कॉन्सेंट्रेशन है आप इसको कैसे लिखोगे, मोल पर dm3। ठीक है, a मोल पर dm3। ठीक है, और कंसीडर करो इन टाइम t। ठीक है, इन टाइम t x मोल per dm cube is
कंज्यूम, ठीक है, x मोल क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। अभी यहाँ पे A नॉट आपका क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और AT क्या है, वो कॉन्सेंट्रेशन है जो आफ्टर टाइम t रिमेनिंग है, ठीक है, रिमेनिंग वाला कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज A और x टाइम t टाइम में क्या हो गया, x मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गए, तो बचा हुआ कितना है, अगर ये 100 है और मैं बोल रही हूँ कि क्या हो गया 20 मिनट्स में 20 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गए, तो मुझे AT जो फाइंड करना रहेगा वो कैसे करोगे आप, जो रिमेनिंग वाला पार्ट है, तो कैसे करेंगे, 100 माइनस 20 विल बी 80, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, तो जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन या जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, A माइनस x मोल पर dm3। आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन में आप A नॉट की जगह पे क्या यूज करोगे, A, while AT की जगह पे आप यूज करोगे A माइनस x। तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई T log टू द बेस 10 A अपॉन A माइनस x, ठीक है। ये भी आपका एक सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जितने सारे आपके बॉक्सेस बने हुए ये सारे क्या आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म्स में लिख सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, ओके। अगर यहाँ पे, ठीक है, ये समझ में आया। हम लोग के फाइंड कर रहे थे, या जो भी हम लोग ने इंटीग्रेटेड रेट वाली इक्वेशन लिखी है उसमें हम लोग क्या यूज करें, के यूज करें, या के इक्वेशन को सॉल्व करें, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। हम लोग नहीं कर पड़े थे कि जो रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट की क्या हो सकती है, बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है, या हर ऑर्डर के लिए आपके के की यूनिट क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। अब वो कैसे डिफरेंट आएगी तो अभी पढ़ लेते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्टार्ट किए थे, ठीक है। जो भी फाइनल इक्वेशन आई थी वहाँ पे हम लोगों ने इसको के के लिए सॉल्व किए। लेट्स डिस्कस अबाउट यूनिट ऑफ के, ठीक है, यूनिट। तो अपनी जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन विल बी क्या थी, a इज इक्वल्स टू 2.303 बाई t log टू द बेस 10 a नॉट अपॉन AT। अब यहाँ पे आपको टर्म्स कितने दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे दो टर्म है, एक कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म है और एक टाइम वाला टर्म है, ये t इज टाइम, ठीक है। तो इफ कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर dm क्यूब, ठीक है, ये भी मोल पर dm क्यूब और ये भी मोल पर dm क्यूब। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म है, इसलिए इसकी तो कोई भी यूनिट नहीं आने वाली है, वो क्या होने वाला है, एक दूसरे को कैंसिल करने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी यूनिट लेस होगी, क्योंकि यहाँ से आपकी कोई भी यूनिट नहीं आ रही है, दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म है। एक ही चीज बच रही है, वो क्या है, टाइम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू क्या है, 2.303, या एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टाइम की यूनिट रहेगी उसका ही इनवर्स आपको क्या मिलेगा, k। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसकी यूनिट क्या होगी, टाइम इनवर्स, ठीक है, या पर यूनिट टाइम। अभी क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में, ठीक है। तो जो आपका क्या बोलेंगे यूनिट ऑफ के है, विल बी क्या हो सकता है, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर ईयर, ठीक है। तो मतलब वो बेस्ड हो रहा है किसके ऊपर, मतलब आपका जो के है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट क्या निकली,
पर यूनिट टाइम। अगर टाइम आपका एक्सप्रेस हो रहा है सेकेंड में, मिनट में, आवर्स में, डेज में, तो यूनिट विल बी पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर ईयर। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग इतना आगे नहीं जाएंगे। हम लोग क्या मिलेगा ज़्यादा कॉमन में पर सेकेंड या पर मिनट। ओके।